डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, राजस्थान में हूं। राजस्थान में आप उनसे बात करते हैं जिन्हें जनता चुनकर लेकर आती है, लेकिन आज आपके साथ एक खास मेहमान है जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। सीआर साहब के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम है सीआर चौधरी जी, जो राजस्थान कृषि आयोग के अध्यक्ष है। सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका। आपको भी राधिका जी बहुत नमस्कार। और अच्छा लगा कि आज आप जयपुर में आकर के और मुलाकात का दौर चल रहा है जी। अच्छा, मेरा पहला सवाल इसलिए राजस्थान के उन बात पर होगा क्योंकि हाल ही में हम सुन रहे हैं उपचुनाव हुआ है। 7 सीटों में से 5 सीटें जो हैं आपके खाते में, यानी कि आपकी सरकार के खाते में आ गई है। अब ये डबल इंजन की सरकार है, तो किसान आयोग के अध्यक्ष होने के साथ साथ आप ये समझाइए, क्या डबल इंजन की सरकार अब हमारे किसानों के लिए पुराने समय को अच्छे समय में परिवर्तन कर पाएगी? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में राजस्थान में अभी जो 7 सीट्स पे चुनाव हुए थे उसमें से 5 सीट जनता ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। और आपके चैनल और आपके मार्फत मैं राजस्थान के उन क्षेत्रों में जहाँ चुनाव हुए वहाँ के सभी मेरे भाई बहनों का धन्यवाद अर्पित करूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया, मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया, भजन लाल जी की कार्यशैली पे विश्वास किया और आज हम 5 सीट विजय प्राप्त करके आए हैं। जी, लेकिन मददगार कितनी साबित होगी किसानों के लिए? देखिएगा, क्योंकि ये जो उपचुनाव हुआ वो राजस्थान में किसानों के लिए जो काम किए गए, आम जनता के लिए जो राजस्थान सरकार के द्वारा काम किए गए, भारत मोदी सरकार के द्वारा जो गरीब, गांव, किसान, मजदूर, दलित, वंचित, इन सब के लिए जो योजनाएं लेके आए थे, उन योजनाओं का जो लाभ मिला है उसका परिणाम अभी उपचुनाव में, और विशेष रूप से पिछले 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, और इन्होंने किसानों के लिए जो काम किया है, स्पेशली मैं आपके मार्फत बताना चाहूँगा कि पहला राजस्थान राज्य है जहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ में मुख्यमंत्री ने 2000 रुपये प्रति किसान के नाम से प्रति फार्मर को दिए गए हैं सम्मान निधि के रूप में। इस प्रकार 6000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 2000 राजस्थान सरकार की। ऐसे ही गेहूं का जैसे खरीद मूल्य है, पूरे भारत के खरीद मूल्य से राजस्थान ने 125 रुपये प्रति क्विंटल और दिया है, एडिशनल टू द FCI's रेट। तो इस प्रकार किसान जैसे पानी की, पीने के पानी प्लस सिंचाई की पानी की समस्या का जो उन्होंने MOU किया है RCP को लेकर के यमुना के साथ, तो इससे आम किसान खुश है। और किसानों के हित में जो भी हम बात करते हैं, इवन बजट के अंदर राजस्थान का जो बजट पेश किया उसमें भी किसानों के लिए काफ़ी काम, मतलब उन्होंने काम करने की आश्वासन दिया, काम करेंगे। इसलिए किसानों ने भी पूरा समर्थन दिया और भजन लाल जी की सरकार, यानी हमारी राजस्थान की सरकार, पूर्ण रूप से किसानों के प्रति समर्पित है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी राजस्थान सरकार कह रहे हैं कि किसानों के लिए अब काम करेगी और भजन लाल जी की सरकार डबल इंजन वाली सरकार। लेकिन सर, मेरा सवाल है कि आपने प्रशासनिक सेवाएं दी, अब आप राजनीति में आ गए हैं। उस वक्त भी आप सेवाएं दे रहे थे, जनता के लिए काम कर रहे थे। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, अब आपको राजनीति में जाना चाहिए? देखिएगा, मैंने मेरी पूरी प्रशासनिक सेवा में भी काम किया। जब मैं 54 साल की अवस्था के अंदर आया तो मैंने प्रशासनिक सेवा छोड़ करके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सरकार के द्वारा मेंबर लगाया, बाद में चेयरमैन लगाया, तो उधर भी काम किया। कुल मिलाकर के प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य ये होता है कि मैं लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी कैसे हो सकता हूँ, मैं लोगों की किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। प्रशासनिक सेवा में जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो भी नीतियाँ होती थी उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की। लेकिन पॉलिसी निर्माण में हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग होता है, बट मेन भूमिका राजनीतिज्ञों की होती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका काफ़ी हद तक रहता है। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न उस जगह भी जाया जाए जहाँ पॉलिसी निर्माण में योगदान दे सकते हैं। और लोगों ने इस बात को
कि हमने जो एज ए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ईमानदारी से काम किया, उसका फल भी दिया नागौर के लोगों ने। उन्होंने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में 2014 में चुन के भेजा, इसलिए मैं उनका भी आभारी हूँ। और वास्तव में पॉलिसी निर्माण में हम किस प्रकार से योगदान दे सकें, वो भूमिका भी अदा की। जी, आप राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। इस आयोग की क्या जिम्मेदारियां होती हैं जो किसानों के लिए मददगार साबित हो रही हैं? इसका नाम भी किसान आयोग है, फार्मर्स कमीशन है, और किसानों के हितों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारा रोल एडवाइजरी रोल है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग खुद सीएम महोदय से, गवर्नमेंट से, और जहाँ ज़रूरत पड़े किसान के लिए यदि भारत सरकार से भी हमें कांटेक्ट करना पड़ता है तो वहाँ भी निवेदन। जैसे अभी ये ताज़ा उदाहरण मूंगफली और मूंग का, क्योंकि अधिकतर किसानों की मांग थी सब 40 क्विंटल करें, बिल्कुल 25 क्विंटल, हाँ 25 क्विंटल की, और वो हमने निवेदन किया हमारे मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने गवर्नमेंट और इंडिया में बात करके 40 क्विंटल करवाया, और तुरंत खरीदने के लिए। यानी कई बार क्या होता है, फसल आ जाती है, खरीदारी नहीं हो पाती, तो समय पे खरीद हो और उसका उचित मूल्य मिले, वो तो फिक्स्ड है एमएसपी के ऊपर, तो वो सारा काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि को टिकाऊ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान के लिए किसान आयोग ने इस संबंध में किस तरह से गतिविधियों पर काम किया है या क्या क्या अंजाम दिया है? निश्चित रूप से जलवायु में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके, और जहाँ क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में बारिश कम हो रही है, तो कम बारिश में कौन सी फसल हो सकती है, और कम से कम समय में कौन ज़्यादा उत्पादन आ सकता है, उन बीजों के लिए हम लोग अभी, मुझे माननीय राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉब में जाने का मौका मिला। नेचुरल फार्मिंग का एक लगातार शिखर में हम लोग वहाँ भी गए थे। तो सब जगह यही कर रहे हैं कि एक तो प्राकृतिक खेती की ओर जोर दे रहे हैं, ताकि जो क्रॉप पैटर्न है, चेंजिंग इन द क्रॉपिंग पैटर्न, आज मूंग बो दिया, हर साल मूंग बोएंगे तो मूंग की उत्पन्न कम हो जाएगा, किसान खुद भी समझता है इस बात को, तो इसलिए उसको कुछ नेचुरल फॉडर के रूप में, मतलब एक नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में चने के बीच में खेती कर दी, या ऐसी कोई दलहन की खेती, फसल चक्र बोलते हैं हिंदी में, क्रॉपिंग पैटर्न में, चेंजिंग इन द क्रॉपिंग पैटर्न, तो वो वी आर एडवाइजिंग द फार्मर्स आल्सो। और देन नई टेक्नोलॉजी को कैसे काम में लें, किस प्रकार से उत्पादन भी बढ़े और क्वालिटी का उत्पादन। आज जो जोर देना, देखिएगा हरित क्रांति आई जब, एक ही उद्देश्य था, हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिए, बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग द ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, फूड ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, आपका ऑयल सीड्स है, दलहन है। अब हमारा जोर रहा और उसके बाद हमारा उत्पादन बढ़ा। अब हमारा जो है नई मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये रहेगा कि अब हर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, एवरीबडी वांट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे वांट द, ये जिसे कहते हैं ना, रासायनिक फ्री अनाज मिले, तो उसकी ओर जोर दे रहे हैं कि कम से कम रसायनों का उपयोग हो, नेचुरल ढंग से बोया गया हो और नेचुरल ढंग से उसको तैयार किया गया हो, उस अनाज को लोग पसंद करते हैं, तो उस पर जोर दे रहे हैं। अच्छा देखिए सीआर साहब, आपने कहा कि ऑर्गेनिक की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद में हमने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया कि जितना ज़्यादा हम ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल, जिस प्राकृतिक खेती की आप बात कर रहे हैं, और राजस्थान इसमें अपना कदम आगे बढ़ा चुका है, उसमें आहुति दे चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने में। देखिए राजस्थान के कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे थे, पानी को लेकर हो गया है, जानकारी का अभाव, इसमें आपका आयोग क्या क्या काम कर रहा है, कोशिश क्या है आपकी? देखिए हमारा सिस्टम ये है कि आयोग दो प्रकार से, मैकेनाइजेशन किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है और उसके लिए, और किसानों की क्या मांग है, वो अपना उत्पादन, क्योंकि दो प्रकार की, एक है टेक्नोलॉजी टेकन फ्रॉम द बुक्स और फ्रॉम द साइंटिस्ट, दूसरी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो किसान खुद भी जानता है, दोनों का मिक्सचर करना पड़ता है, और वो सबसे बेस्ट होगा जो किसान का अनुभव और विज्ञान का अपना नॉलेज, तो अनुभव और नॉलेज को मिलाएंगे तो और ज़्यादा
अच्छी प्रगति होगी। और उसी लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। प्रत्येक ज़िले के अंदर हम लोग पर प्रोग्रेसिव फार्मर्स के 200-250 किसान और प्लस उस ज़िले की कृषि से संबंधित सारे अधिकारी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द फार्मर्स, हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, इन सब पे डिस्कस करते हैं बैठ करके। पूरे दिन वो मंथन चलता है और देन क्या पॉइंट्स आए और उनकी रिजोल्व करने में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, वो सारी हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये रहेगा कि हम प्रत्येक ज़िले की ये अगले कुछ समय में प्रत्येक ज़िले में जा कर के वहाँ की टिपिकल क्या प्रॉब्लम्स है, वहाँ के फार्मर्स को क्या दिक्कत है, तो सारे जो फार्मर्स से संबंधित, चाहे उसके रेंज मतलब उसके बीज बोने से लगा करके फसलों की कटाई से लगा करके और उसकी जो सामान्य समस्याएं हैं उसके हेल्थ पॉइंट को भी गवर्नमेंट देख रही है। भाई किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, अन्नदाता खुश होगा तो हम सब खुश रहेंगे। जी, तो और भी बहुत सारे सवाल लेंगे क्योंकि किसानों के सवाल हैं, राजस्थान की जनता के हैं और आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान से राज्य मंत्री भी आप पहले रह चुके हैं, तो राजस्थान को आप बेहतर समझते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 तक हमें हमारे किसानों की आमदनी को डबल करना है। आज 2024 में है हम, इसमें आपका आयोग किस तरह से काम कर रहा है आमदनी बढ़ाने में? किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए वास्तव में प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा 2022 तक किसान की आमदनी डबल हो, और उस पर काम किया, खाली बात नहीं की। पहला, किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि, दूसरा एमएसपी को बढ़ाया ताकि किसान की जो विक्रय कर रहा है वो भाव अच्छे मिले, प्रोडक्शन की लागत का मूल्य मिले से उसे 1.5 गुना मिलने की कोशिश करें। तो लागत मूल्य को यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम प्लस मूल्य बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये 2 बातें थी। तीसरा उनका ये था कि सुधार किया जाए, रिफॉर्म किए जाए, और रिफॉर्म में आज की तारीख में इंटेंसिव एग्रीकल्चर की आवश्यकता है, गहन खेती की। कम से कम ज़मीन में हम प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा लें, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का पूरा जोर है। और हम आयोग वाले भी यही कहते हैं कि वो फसलें लाई जाए जो कम समय में प्रोडक्शन दे। देन साथ में मान लो खेत के अंदर आपने उपज ले ली, उसके बाद में 2-3 महीने हो गया, बाद में पड़े रहते हैं। आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगा दो, साथ में जानवर पालो। तो पहले फार्मर्स क्या करते थे, खेती भी करते थे, जानवर भी अच्छे पालते थे। अब आज भी ये हो रहा है, और अच्छे डेयरी टाइप खोले, हाँ डेयरी जो साथ साथ में चल रहे हैं या दूध उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो रोज़ की जो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो दूध के द्वारा पूर्ति हो जाएगी। तो किसानों की आय बढ़ाने का यही है, प्रोडक्शन बढ़ाएं, प्रॉपर उसका मूल्य मिले उसको। तीसरा, उसके साथ में जो सहायक सब्सिडियरीज़ हैं, सहायक कृषि के जो हैं वो भी उसके सबसे ज़्यादा आजकल जो है हम लोग एम्फेसिस दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दे रही है, हमारा मुख्यमंत्री हम भी यही एडवाइस कर रहे हैं, जब तक हम मूल्य वर्धन नहीं करें। आज की तारीख में फूड प्रोसेसिंग इज़ द मस्ट।
आज की तरह यदि आपने रॉ मटेरियल ले जाके देते हो तो उसका आज ये वही मूंग है, यदि उसको अच्छा सा दाल बना के फ्राइड बना के पैक करके देते हैं तो वो मूंग 500 रुपये किलो हो जाएगा। वैल्यू एडिशन तो वैल्यू एडिशन इज़ मस्ट। और उसके ऊपर पूरा जो चाहे ऑयल सीड ऑयल प्रोसेसिंग हो, और इसके लिए राजस्थान सरकार ने किसानों को 50% सब्सिडी दे दी है यदि कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं। और आपको खुशी होनी, मैंने अभी किसान आयोग के बनने के बाद में मैंने 3 कारखानों का उद्घाटन किया। अच्छा। जिसमें ऑयल प्रोसेसिंग, खल का क्या प्रयोग हो सकता है, यानी मूंगफली के गट्टे से लगा करके ऑयल से लगा के एक ही यूनिट में, और टोटली फार्मर्स किसानों ने लगाई। यानी सबसे बड़ी बात है कि इसका उद्देश्य यही है 50% फार्मर को या जो यूनिट लगाते हैं उनको सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं कि ताकि किसान फूड प्रोसेसिंग की बजाय, और उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी और उसके ऊपर 50 आदमी काम करेंगे उस यूनिट में, सैकड़ों आदमी काम करेंगे, तो गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग के अंदर रोज़गार के अलावा आमदनी बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन होगा, ये सारी बात है। अच्छा, आपने कहा कि आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रोसेसिंग पर जाइए, वैल्यू एडिशन करें, पैकेजिंग करें। रॉ मटेरियल अगर मार्केट में देंगे तो आपको उतनी इनकम नहीं होगी, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके आयोग की, हम युवाओं को और महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं, खेती में बिजनेस को वो खेती समझे, उसमें हम जोड़ सकते हैं, इसके लिए क्या काम हो रहा है? देखिएगा, युवाओं को फूड प्रोसेसिंग में ये यूनिट लगेगी, क्योंकि इसमें स्लाइटली जो क्वालिफाइड बच्चे आएंगे वो बेहतर काम करेंगे, बेहतर उनका मैनेजमेंट होगा। तो इसलिए एक तो फूड प्रोसेसिंग, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बच्चे हैं या जिनके फार्मर्स के बच्चे हैं, उनके लिए हम चाहते हैं वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह है उनमें जाएं। देन सेकेंडली, यदि एग्रीकल्चर वाले कोई ग्रेजुएट या बच्चे आते हैं, उनके लिए आजकल कृषि विज्ञान केंद्रों के मार्फत उनको और ज़्यादा फील्ड की ट्रेनिंग दे दी जाए, देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे अपना जो प्रोडक्शन अच्छे ढंग से और ज़्यादा बढ़ाएं। तीसरा, आज की तारीख में हॉर्टिकल्चर की ओर जाने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो आपका ग्रीन हाउसेस हैं उनके अंदर, मतलब अपने गांव में जाके देखेंगे, स्पेशली जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत, एक गांव तो पूरा ही ग्रीन हाउसेस टाइप बन गया। यानी उसमें सारी ये जो ककड़ी स्पेशली है, इसका प्रोडक्शन होता है, ये चंडीगढ़, दिल्ली सारों को सप्लाई करते रहते हैं, तो अपने आप आमदनी बढ़ रही है। तो हम चाहेंगे युवा केवल नौकरी की ओर नहीं, बल्कि अपने खुद के बिजनेस की लाइन की तरफ बढ़े, स्मार्ट, मतलब जो है नौकरी देने वाले बने। हाँ, नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने वालों की बजाय। क्या बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है। अच्छा, मेरा सवाल है कि आयोग का एक काम मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण पड़ने वाले प्रभाव में किसानों को बचाना भी है। राजस्थान किसान आयोग को क्या आपके कार्यकाल के दौरान इस तरह की परिस्थिति का सामना अभी तक करना पड़ रहा है? अगर हाँ, तो उसे किस तरह से हम निपट सकते हैं? आने वाले समय की बात करें। देखिएगा, अभी तक फसल आई है, कई बार क्या होता है कि गांव में एक ट्रेडिशन हो गया, एक फसल अच्छी हुई तो सामान्यतः दूसरे साल उस पर ज़्यादा जोर दे देते, इससे एकदम मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा हो जाती है और बाज़ार भाव कम आ जाते हैं। हम आयोग के मार्फत, अपनी जो पैम्पलेट्स के मार्फत, ये मीटिंग्स के मार्फत, मीटिंग विद द फार्मर्स, उनको यही बताते हैं कि भाई आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ट्रेडिशनली जो फसल होती ठीक है, लेकिन उस पर देखो कि आपको कहीं इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो जाए। प्रोडक्शन करो, लेकिन कम से कम चेंज करते रहो। अब की मूंग बोया है तो अगली बार कोई दूसरी फसल ले लो, और इस कारण से उसकी मांग और पूर्ति में एक संतुलन बना रहेगा। जब भी संतुलन बिगड़ता है तो निश्चित रूप से यदि प्रोडक्शन कम हुआ तो भाव बढ़ जाते हैं, और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो भाव कम हो जाते हैं। तो ये मांग और पूर्ति के बीच में बैलेंस बनाने के लिए फार्मर्स को, वैसे आज का किसान खुद भी देख रहा है कि मेरी कहीं ये नहीं हो कि मांग अधिक कम हो, तो जैसे प्याज का देखते हैं, प्याज जब आता है बाज़ार में उस समय प्रोडक्शन होकर के तो बहुत कम 10 रुपये 5 रुपये किलो है। आज भाव देखिए,
अब इसलिए हम लोग चाहते हैं इसकी कोल्ड स्टोरेज चेन, प्याज़ों के भंडार। इसी प्रकार से गांव में गोदाम बनाने के लिए एक स्कीम पहले से गवर्नमेंट की थी। अभी हमने और रिक्वेस्ट किया है कि गांव के अंदर कुछ गोदाम कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप बना करके और किसान को अपने प्रोडक्शन को रख दें, उसकी एवज में बैंक उनको 70% पैसा दे दे और जब भाव अच्छे होंगे तो वो बेच देगा, तो उसका 70% जो ब्याज पे लिए इनकम वो भी चुका देगा। तो इस आधार पे मतलब कि किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। और यदि मान लो कई बार मैंने कहा ना प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उसको आप स्टोर कर लो और जब उसकी मांग आएगी जब बेच देंगे तो उससे बैलेंस बनाएंगे। तो कोल्ड स्टोरेज की आप जब बात कर रहे हो तो अगर ये बन जाते हैं तो हमारे किसानों को जो भाव की मार खानी पड़ती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन देखिए आप राजस्थान के नागौर से हैं, नागौर की हम बात करें, मिलेट्स की बात करें, आपने देखा होगा कि 2023 मिलेट ईयर था, वो श्री अन्न, उस श्री अन्न को बढ़ाने पर भी कुछ काम हुआ है कि आज मोटे अनाज को वो गरीबों का भोजन, अमीरों का भोजन बन गया है, उस पर कितना काम हो रहा है? मैं तो इसके लिए सबसे पहले आपके मातहत प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री अन्न, वरना मोटे अनाज का मतलब ये दिस इज़ द फूड ऑफ द पुअर्स ओनली, जो इस तो खूब खाया है। श्री अन्न नाम देने से और वास्तव में इसका जो प्रचार और प्रसार वर्ल्ड में किया है, आज की तारीख में हमारे मोटे अनाजों के भाव, जो बाजरा, मैं जब मंत्री बना था फूड मिनिस्टर तो बाजरा आज 1100 रुपये पर क्विंटल था, आज 3500 रुपये से कम नहीं मिल रहा अच्छा बाजरा। और वैसे हमारी MSP प्राइस भी करीब 2500 है। इस कारण से MSP बढ़ाई, MSP बढ़ाते बाज़ार में जब ये लगा कि ये तो वास्तव में अन्न नहीं, ये तो वास्तव में ज़्यादा काम किया। और कोरोना के बाद में लोगों को पता लगा कि ये जो जिनको हम मोटे अनाज कहते थे वो वास्तव में, क्योंकि इन्हें ये शुगर वूगर भी नहीं होती, कई इनसे फ़ायदे हो रहे हैं इनमें, तो आज लोग इसको पूरे वर्ल्ड में चाव से खा रहे। देर आए दुरुस्त आए, हमारे मिलेट्स को, हमारे मोटे अनाज को, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे श्री अन्न का नाम देकर मुझे लगता है उनका उद्धार कर दिया। हम लोग भी किसान फैमिली से आते हैं जो सबसे ज़्यादा बाजरा, मोठ, गंवार लगाने वाले, जिनकी इतनी मांग नहीं थी। लेकिन अगर मांग बढ़ी है तो मुझे लगता है कि आमदनी भी बढ़ेगी, ये भी एक आमदनी बढ़ाने का जरिया हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सीआर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, किसानों के लिए आपने बात रखी। खास मुलाकात में आज राजस्थान की वो शख्सियत जिसे पहचानने की, जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो अपने कार्यकाल में अदा कर चुके हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।